नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 के अलावा एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ, इसरो आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देख कर चले जाना। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और जो हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, और कुछ जो छोटे टॉपिक थे वो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बड़े टॉपिक से प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि विभव एक समान है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं, जब दो आवेशित चालकों का विभव समान हो और उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो उसके आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अंतः दूरी से उस बिंदु तक ले लाने के लिए किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक टेस्ला का मान होता है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि 10⁴ होता है। राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा जो है 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर मान दिए गए। जैसे कि 8% बढ़ जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे हल करेंगे। जैसे कि 108 इसका वर्ग कर देंगे तो फिर दोस्तों P बराबर इतना आ जाएगा। फिर दोस्तों प्रतिशत वृद्धि बराबर P2 माइनस P1 अपान P1 होती है, गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों। फिर P1 कितना P1 बराबर I² दिया गया है, यहाँ पर P1 का मान I² रखेंगे, इसे हल कर लेंगे तो आपका उत्तर जो आ जाएगा 16.64%। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से सही नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि E बराबर mc², ये इसका राइट आंसर है। चलिए, मतलब ये समीकरण आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जो कि दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं E बराबर ऊर्जा, M बराबर भार और C बराबर प्रकाश की गति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की गति का फार्मूला देख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, किसी आवेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी, अपने अक्ष पर घूर्णन करके, ये इसका सही उत्तर होगा। इससे आपका आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया, किसी अणु का भार डैश डैश माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं, इसमें किसी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग का भार माना जाता है। घर्षण, प्रेरण तथा संवहन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक कूलाम्ब डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा। क्यों बराबर IT होता है, जबकि देख सकते हैं इसका फार्मूला दोस्तों, इसका जो देख सकते हैं, इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। एक कूलाम्ब बराबर होता है, कूलाम्ब का मात्रक आवेश होता है। आवृत्ति डैश डैश अनुपातिक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि प्रेरकी प्रतिघात के अनुपातिक है, ये इसका राइट आंसर है। जो कि आप जान सकते हैं, इसका फार्मूला भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि 7/20 केबिल का अर्थ है। राइट आंसर 20 SWG, यानी 20 स्टैंडर्ड वायर गेज के 7 तार, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए
अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि कार्बन अचालक नहीं है, जबकि दोस्तों बैकेलाइट, अभ्रक, कांच ये अचालक हैं। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, कार्बन अचालक नहीं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। समान परिस्थितियों में जिससे वोल्टेज, तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ये पदार्थ धात्विक है। अचालक पदार्थ जैसे कि अभ्रक, कांच, बैकेलाइट, पीवीसी आदि होते हैं। अगला प्रश्न, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम डेड डैश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि 650 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। ये केबल VIR PVC वेदर प्रूफ प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सुचालकों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि उच्च है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सुचालकों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग उच्च होता है, जैसा कि शुद्ध चालक में चांदी, सोना सॉरी दोस्तों, एल्युमिनियम आदि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का वेग अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि कोयला विद्युत का कुचालक होता है। जैसा कि दोस्तों कोयला विद्युत का कुचालक होता है। जल, अम्ल एवं मानव शरीर में सभी विद्युत के अच्छे चालक का कार्य करते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम तक होता है। अगला प्रश्न, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि 0 होती है, ये इसका राइट आंसर है। इसका दोस्तों देख सकते हैं, इसका अनुपातिक नियतांक होता है म्यू बराबर B/H हेनरी प्रति मीटर होता है, जो कि इसका मात्रक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तापमान गुणांक ऋणात्मक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि कार्बन, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। जिस पदार्थों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तथा जैसे ऐसा केवल चालक पदार्थ में होता है, जैसे कि चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि में। अगला प्रश्न, एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई डेड डैश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि ओम इंटू मीटर, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि माइका, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य देख सकते हैं 3000 वोल्ट प्रति mm², और रबर का परावैद्युत सामर्थ्य देख सकते हैं 16000 वोल्ट प्रति mm होता है। वार्निश कैम्ब्रिज माइका की परावैद्युत सामर्थ्य रबर से दोगुनी होती है। इनमें माइका की परावैद्युत सामर्थ्य सबसे उच्च होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, धारावाही एसए सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए डेड डैश होनी चाहिए जिससे संयोजित उपकरण बिना डेड डैश प्रवाहित कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बड़ी यानी धारावाही एसए सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रवाहित करने के लिए बड़ी होनी चाहिए जिससे कि संयोजित उपकरण बिना ओवर स्ट्रेड हुए प्रवाहित कर सकता है। ये दोस्तों इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया जो कि दोस्तों आपका बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। चलिए जैसे कि हम इसमें बात कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों आप इसे हल करेंगे। जैसा कि आप इसे ये दोनों प्रतिरोध को पहले तो आप सीरीज में जोड़ लेंगे 7 और 3। दोस्तों इसका फार्मूला होता है सीरीज के लिए, आप देख सकते हैं सीरीज का जो R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ते चले जाइए, आपका सीरीज के लिए होता है। तो इसे आप जोड़ेंगे तो 7 और 3 ये 10 हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। फिर दोस्तों 10 ओम होने के बाद फिर ये 10 को 10 के साथ समांतर में जोड़ लेंगे। जैसा कि समांतर का फार्मूला होता है 1/R इक्वलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। दोस्तों ऐसे जोड़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका मान रखेंगे जैसे कि 1/10 है, फिर प्लस 1/10। फिर दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2/10 आएगा। इसे काट देंगे तो आपका 5 आएगा। तो आप इसे R इक्वलेंट बराबर रखेंगे 5 आ गया। 5 आने के बाद फिर दोस्तों इसके साथ आप इसके साथ फिर दोस्तों ये 5 इसमें आ गए। फिर दोस्तों इसके साथ आप सीरीज में जोड़ लेंगे 5 5 आपका 10 हो जाएगा। 10
फिर दोस्त 10 जोड़ने के बाद फिर 10 फिर वही दोस्तों समांतर में जोड़ना है 1/10 1/10। फिर दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 5 ओम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे हल किया गया है, जो हमने आपको बता दिया वो बढ़िया उसे उस तरीके से आप हल कर लेना। चलिए अगला प्रश्न, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों और इसमें देख सकते हैं और चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं जैसे कि चालक का प्रतिरोध ताप एवं पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है तथा प्रतिरोध लंबाई एवं क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की ताप कुंडली का प्रतिरोध है। सही उत्तर जैसा कि फार्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हैं R बराबर V²/P। यहाँ पर R का मान रखेंगे, मतलब यहाँ पर V का मान रखेंगे 200, इसका वर्ग कर देंगे, P का मान मतलब 1000 से भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा जो कि 40 राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं, समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 डिजाइन किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि R2 का मान R1 से दुगना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि L1 L2 यहाँ पर फार्मूले से यहाँ पर जैसे कि रखा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर R2 जो है R1 का दोगुना हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, डीसी सीरीज व समांतर परिपथ के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही उत्तर जैसा कि दोस्तों आपका पावर जुड़ जाती है, इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका टिक पहले से हम लोग इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको पीडीएफ दे दी जाए तो वहाँ पर आपका चिन्ह लगा हुआ मिले और आप एग्ज़ाम टाइम के समय ये पीडीएफ आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, फास्ट रिवीजन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, एक 4 ओम वाले प्रतिरोध तार के बीच 180 डिग्री पर मोड़ा गया, इन भागों के दोनों सिरों पर जोड़ दिया गया तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? चलिए जैसे कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, फार्मूला होता है ρL/A। यहाँ पर R1 बराबर यहाँ पर 4 दिया गया, जो कि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं R2 बराबर यहाँ पर रखेंगे जो कि दोगुना दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं तार के बीच प्रतिरोध जोड़ा गया, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसे हल, ये समीकरण सेकंड बनाएंगे, फिर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं R2 बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो कि 4 से 4 कट जाएगा, आपका R2 बराबर 1 ओम आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थर्मिस्टर के लिए क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये इसका राइट आंसर है। थर्मिस्टर एक आरेखीय प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, स्रोत से अधिक धारा लेने हेतु प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए तथा कम होने पर अधिकतम प्रतिरोध होना चाहिए। अधिक प्रतिरोध हेतु सीरीज तथा कम प्रतिरोध हेतु समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत सेल स्रोत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि विद्युत ऊर्जा का, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बराबर से साफ क्यों रखते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गंधक का अम्ल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एनोड पर, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन आवेशित होने के कारण एनोड पर शीशे से संयोग करके शीशा पराऑक्साइड बनाती है, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। अगला प्रश्न, पुनः आवेशित होने वाली रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि विद्युत ऊर्जा, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यह द्वितीयक सेल का परिभाषा होता है, जो कि आप देख सकते हैं, पुनः आवेशित होने वाली बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये द्वितीयक सेल की परिभाषा है। अगला प्रश्न,
शुष्क सेल्स में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि कार्बन का बना होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है निम्नलिखित का प्रयोग करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि तापीय ऊर्जा, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, एक क्षारीय सेल 12 घंटों तक प्रवाहित 4 एम्पियर की स्थिर धारा से डिस्चार्ज होता है। औसतन टर्मिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट है। इसे आवेशन की मूल अवस्था तक लाने के लिए 20 घंटों तक 3 एम्पियर की स्थिर धारा को आवश्यकता होती है। औसतन टर्मिनल वोल्टेज 1.44 वोल्ट है। एम्पियर आवर में दक्षता क्या होगी? जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। जैसे कि सेलों की में प्रवाहित धारा का मान मतलब सेलों द्वारा प्रवाहित धारा में लगा समय यहाँ पर देख सकते हैं 12 घंटे। धारा जो है 4, यहाँ पर डिस्चार्ज रेट जो दिया गया है, यहाँ पर 12 को 4 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा जो कि एम्पियर इंटू आवर, यह गुणा कर लेंगे तो आपका जो 48 आ जाएगा जो कि चार्जिंग रेट है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 गुणे 3 करेंगे जो कि यहाँ पर मान दिया भी गया है आपका, जो कि 20 इंटू इसे 3 करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आप एम्पियर आवर में दक्षता यहाँ पर मान रखेंगे, जैसे कि 48/60, इसे गुणे में 100 लिख के इसे हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैटरी में ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि कैथोड कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बैटरी का द्वितीयक प्रकार का सेल का उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि जिंक क्लोराइड, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सेकेंडरी सेल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि लेड एसिड सेल, ये सेकेंडरी सेल होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, डेड डैश फ्लक्स की इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि वेबर होती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एम्पियर इंटू टर्न अपान वेबर रिलेक्टेंस का मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एक, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जो कि दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति चुने। जैसे कि ध्यान दें, यहाँ पर दिया गया है ई एप्सिलॉन बराबर इलेक्ट्रोमोटिव बल, और जो कि फाई बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स, और एन बराबर घुमावों की संख्या। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। एप्सिलॉन बराबर यानी इलेक्ट्रोमोटिव बल बराबर आपका दिया गया माइनस का एन डी फाई अपान डी टी, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह जो है प्रदर्शित करता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत होती है। अगला प्रश्न, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? आप सभी को पता होगा जो कि हेनरी होती है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, धारिता यानी धारिता की इकाई फैरेड, जो कि आप देख सकते हैं वेबर, अभी आपको हमने बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो क्षेत्र तीव्रता होगी। सही उत्तर जैसा कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 2 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन यानी दोस्तों एम्पियर इंटू मीटर आपका आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रख देंगे और इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर उतना निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय विकिरण की गति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुम्बकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुम्बकीय क्षेत्र होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि केंद्र में समान और छोटा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यह यंत्र एक सूक्ष्म धारा मापक है, जिसमें इसमें चुम्बकीय सुई 2 परस्पर लंबवत चुम्बकीय क्षेत्रों के प्रभाव में आ जाती है। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश की तरंग निम्नलिखित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि दोनों की गति समान होती है, इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि फ्रीक्वेंसी की व्युत्क्रमानुपाती, ये इसका राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह के लिए किसी संघनित्र संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव प्रतिघात कहलाता है। अगला प्रश्न, जैसे कि 4 पिको फैरेड मान के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी कुल धारिता क्या होगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला जो कि दिया गया है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे और इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। पहले तो आपका सीरीज में जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर आपका फिर इसे आप समांतर में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर जो कि आ जाएगा समांतर के लिए आप 2 पिको फैरेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप हल कर लेंगे, जो कि सीरीज में आपका 2 ही आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि तरंग की आकृति 2 ms में एक चक्र पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, F बराबर 1/t। यहाँ पर मान रखेंगे और हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 500 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। सिर्फ मान रखना और सॉल्व कर लेना है, आपका सिंपल सा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 500 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान एवं आरएमएस मान का अनुपात होता है, उसका मान डैश डैश होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि √2 होता है, ये इसका राइट आंसर है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 0.5 मिली सेकंड होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर इसका आवर्तकाल यहाँ पर निकालेंगे, जो कि 1/, आवृत्ति होता है। फार्मूले पर मान रखें, सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 10 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आवर्तकाल दिया गया है, आवृत्ति निकाल लेंगे, सिंपल सा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 311 वोल्ट है तो उसका आरएमएस मान डैश डैश होगा। जैसा कि फार्मूला आपका दिया गया वी आर एम एस बराबर VM/√2। यहाँ पर मान रखेंगे तो फिर दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसा कि VRMS बराबर 220, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, AC संचरण की तुलना में DC संचरण में कोरोना प्रभाव डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि कम होता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोधक परिपथ में धारा वोल्टता के डैश डैश एवं शक्ति गुणांक डैश डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि समान फेज में चलती है और इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, DC धारा की आवृत्ति डैश डैश होती है, कोई आवृत्ति नहीं होती, इसकी शून्य होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या से मिलाया जाता है, जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि N प्रकार का एक अर्धचालक, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि सहसंयोजी, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपका अगला प्रश्न पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है। आपको इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है। जैसा कि आपका इसमें दिया गया है, फॉरवर्ड बायस होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसकी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाई जाती है, जबकि दोस्तों फॉरवर्ड बायस में देख सकते हैं और रिवर्स बायस में आप जान सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जानने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी DC जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि घूर्णन की आगामी पोल की ध्रुवता के समान, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इंटरपोल के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए DC जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि चुंबकीय उदासीन अच्छे MNA पर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि
यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए पर रखना चाहिए। इस प्रभाव के कारण आर्मेचर के घुमाव की दिशा में एमएनए जीएनए से फाई अंश खिसक जाती है तथा एमएनए खिसक जाने के कारण ब्रशों पर स्पार्क होने लगती है। अगला प्रश्न, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त रहेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि ओवर कंपाउंड जनरेटर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि किसी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड पैदा हुआ, वोल्टेज बढ़ाव शंट फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप से अधिक रहता है तो वह ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अगला प्रश्न, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट समीकरण दर्शाया जाता है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी ईएमएफ बराबर वी वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध, ये इसका राइट आंसर है। जबकि दोस्तों मोटर में जो होता है यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाता है, फार्मूला आपका वही होता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 85% से लेकर 95% होती है। इसकी दक्षता का फार्मूला होता है आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपान उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, ये इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि ताम्र क्षति, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डीसी जनरेटर में ताम्र हानि लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसके अंतर्गत आर्मेचर तथा ब्रश हानि सबके प्रतिरोधों के कारण होने वाला वैद्युत शक्ति का अवयव ताम्र हानि कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? सही उत्तर जैसे कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल लंबाई का 2/3 भाग होने पर आपको बदल देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया जो कि दोस्तों निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनरेटर का दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया जाता है, सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक सबसे उत्तम उपाय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि कम्यूटेटर बदल दिया जाए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यता डिस्क धारा की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि चाल नियामक, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शंट मोटर को डैश के द्वारा चालू किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर द्वारा इसे चालू किया जा सकता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, शंट मोटर को 3 या 4 पॉइंट स्टार्टर से चालू किया जा सकता है, जबकि 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए होता है तथा 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग जो है कंपाउंड मोटर में किया जाता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, यदि बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं द्वितीय अंगुली विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करे। ये इसका जो नियम है जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि विरोध करने वाला होता है, इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं मोटर के लिए फार्मूला जो कि हमने आपको बताया था ऊपर। अगला प्रश्न, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल अपान आर्मेचर प्रतिरोध, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध समानता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि लगभग 1 से 10 ओम, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए आर्मेचर अथवा क्षेत्र धारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि 120 वोल्टेज पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? राइट आंसर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूला दिया गया है, जो कि पूरा मान दिया गया। इस फार्मूले पर मान को रख देना है, सिंपल सा हल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 20 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोड करंट, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स 3 भागों में विभाजित होता है, जबकि फाई L1 और फाई L2 तथा फाई और फाई L1 तथा फाई L2 को फ्लक्स क्षरण फ्लक्स यानी लीकेज फ्लक्स कहते हैं, जो क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन में होता है। फ्लक्स हमेशा स्थिर बना रहता है, इसे उपयोगी फ्लक्स कहा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आप अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको तनिक भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पे आए हैं तो शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और जो हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाकर रखे हैं वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। चाहे आप देख सकते हैं, सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, जो कि दोस्तों हमने जो पहले से वीडियो बना रखे हैं वो उसमें छोटे छोटे टॉपिक थे, वो पहले ही कवर हो चुके हैं। इसमें सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन इसमें कवर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का कोर डेड डैश के लिए लेमिनेट किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आयरन क्षतियों को कम करने के लिए इसका सही उत्तर है। इसका फार्मूला देख सकते हैं, भाव धारा हानि बराबर, जो कि दिया गया है, आप यहाँ पर जान सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज डेड डैश होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि समान मूल्य का, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि आप देख सकते हैं। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 250/3000 वोल्ट 50 साइकिल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के प्रति चक्र प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में चक्करों की संख्या क्रमशः होगी। सिंपल सा, जैसा कि फार्मूले पर यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक चक्करों की संख्या यहाँ पर 250/10 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर द्वितीयक चक्करों की संख्या यहाँ पर भाग दे देंगे 3000 में, आपका 300 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, वोल्टता नियमन निम्न रूपांकन का एक मानदंड है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रूपांतरित, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक टर्मिनल वोल्टता उसके आंतरिक प्रतिरोध तथा क्षरण प्रतिरोध कारण कम होने लगती है, जिससे वोल्टता नियमन कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए डेड डैश की जरूरत होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो हमेशा एक समान रहता है। फार्मूला जान सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तब उच्च होगी जब डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि उसकी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियाँ के बराबर होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, अधिक दक्षता के लिए लोड के लिए पूर्ण लोड रूट में लव हानियाँ अपन ताम्र हानियाँ, ये इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, यदि ट्रांसफार्मर में कॉइल मोटे तार के बने हो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ताम्र क्षति बढ़ेगी, इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस मोटे तार में प्रतिरोध कम होता है और धारा अधिक होगी, और फलस्वरूप इसका फार्मूला देख सकते हैं, जो कि I²R हानि का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चौड़ी आवृत्ति सीमा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं,
चलशील अवयवों वाली चुंबकी कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जबकि दोस्तों अर्थ और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण और प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभिवर्धक रूपांतरक बूस्ट ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि संचरण लाइन के मध्य बिंदु पर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, बूस्टर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के हेतु प्रयोग किया जाता है। जब संचरण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कारण वोल्टेज में कमी आ जाती है तो उसे ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायनोमोमीटर प्रकार के यंत्र में डेड डैश स्थिर रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धारा कुंडलियों के, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें कम टर्न तथा मोटा तार होता है वो मूविंग क्वाइल में अधिक टर्न तथा पतली वायर होती है। प्रेशर कुंडली मूविंग कुंडली होती है। अगला प्रश्न जो कि आप देख सकते हैं, यदि ब्रिज परिपथ में संयोजित गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित ना होती है तो वह डेड डैश कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 20 संतुलित, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि फार्मूला होता है पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई प्रवाहित धारा नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यदि किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में P बराबर इतना, Q बराबर इतना, S बराबर इतना, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 6 ओम, ये इसका सही उत्तर होगा। जबकि वही फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, एसी परिपथों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर, जैसे कि केवल धारा मापी, केवल वोल्ट मापी, केवल वाट मापी, ये सभी इसके सही उत्तर हो गए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, एक KWH मापी यंत्र निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंटीग्रेटिंग, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि आपका दिया गया, अज्ञात मान की वोल्टता के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 500 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों, जब वोल्टेज का मान अज्ञात हो तो अधिकतम वैल्यू से मापना आरंभ किया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों का एक समान संयोजित करोगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापन के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण निम्नवत होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जबकि दोस्तों मापी को ओवरलोडिंग से बचाने हेतु ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापने के लिए आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर प्रयोग मापी के ओवरलोडिंग से बचाने के लिए प्रयोग करना होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, मापक यंत्रों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक औद्योगिक और पैनल मापक यंत्र की यथार्थता का वर्ग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0.3, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, एक वेल्डिंग कार्यशाला में 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो विद्युत खपत मापनी इसमें से निम्नलिखित में से लोड जुड़े हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 3 एलिमेंट 4 तार का 3 फेज वाट मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, वहाँ पर आपको समझ में कम आएगा, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि वेल्डिंग कार्यशाला में 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति की विद्युत खपत मापनी है। 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का 3 फेज वाट मीटर से संतुलित एवं असंतुलित दोनों भारों को मापा जाता है, जो कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक बहुमापी पैमाना 60 वोल्ट के लिए सेट किया गया तो सूचित त्रुटि का प्रतिशत डेड डैश के परिसर पर उच्चतम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0 से 10 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं 3 अंकों वाले मिली वोल्ट मीटर को किसी प्रतिरोध के आर पार मिली वोल्ट पात मापने के लिए संयोजित किया जाता है तो और पाठ्यांक फ्लैश करने लगता है। मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक के फ्लैश का कारण डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि मापक यंत्र की बैटरी कमजोर है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि श्रेणी प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और धारा का मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि दोस्तों आपका दिया गया है स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके इससे भी कम की जाती है, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके और सप्लाई वोल्टेज घटाकर, ये सारी इसके सही उत्तर होंगे। जैसा कि इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है 4 पोल 5 हर्ट्ज 5 HP 4 पोल और 5 HP 3 फेज 50 साइकिल प्रति सेकंड 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, ये फार्मूले पर आपको मान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर भी 1500 RPM राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है राइट आंसर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तुल्यकालिक स्पीड से कम, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड तुल्यकालिक स्पीड से हमेशा कम होती है। यदि NR यानी रोटर स्पीड NS यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर हो जाए तो रोटर के चालकों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। फलस्वरूप रोटर चालकों में प्रेरित EMF तथा धारा शून्य हो जाएगी कि संभव नहीं है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में बिना धारा के रोटर चालकों पर बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाता, परिणाम फलस्वरूप रोटर रुकने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर जैसा कि ऑप्शन नंबर डी 3 पॉइंट स्टार्टर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर केवल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रयोग किया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा सीधे ऑनलाइन स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जो कि दिया गया, यहाँ पर जान सकते हैं मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सही उत्तर जैसा कि ऑप्शन नंबर सी जो कि दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट, ये नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अधिक लोड और कम मेन वोल्टेज और दोषपूर्ण बेयरिंग, ये सारे कारण होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तब पंखा क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि नहीं चलेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किससे द्वारा की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि गवर्नर द्वारा की जाती है, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यकालन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि ±20 डिग्री, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न समुन्नत यानी सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रकाश का चालक उत्सर्जन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि लैंपोस से प्रकाश में कमी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अवमूल्यन गुणांक बराबर होता है वास्तविक दशा में प्रदीपन अपन जब वस्तुएं पूर्ण रूप साफ हों, ये इसका मान लो फार्मूला होता है। चलिए दोस्तों जैसा कि आज हमने काफ़ी प्रश्नों को हल किया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के ये प्रश्न हमारे समाप्त हुए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।